गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और उससे जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर चुके हैं। हमने इसके बाद में इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी। अब एक्सरसाइज 13.2 में से कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ हम फिर हाजिर हैं। तो 13.2 एक्सरसाइज से जो प्रॉब्लम हम ले रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इससे पहले वाली प्रॉब्लम्स हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो 14 क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम independent by A and B are given 1/2 and 1/3. If both try to solve the problem independently, find the probability of। क्वेश्चन है कि दो पर्सन्स A और B को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जाती है और वो प्रॉब्लम दोनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम को ए सॉल्व कर दे, इसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से शो कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है ये 1/2 और बी इंडिपेंडेंटली सॉल्व करता हुआ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 1/3। तो अब हमें दो प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है, दो क्वेश्चंस यहां बताने हैं। पहला जो क्वेश्चन है, किस बात की प्रोबेबिलिटी बताएं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। प्रोबेबिलिटी इस बात की कि प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि या तो ए ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, बी ने नहीं की है, या बी ने सॉल्व कर दी है, ए ने नहीं की है, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ने ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया हो। तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। प्रॉब्लम हो सकता है ए ने सॉल्व कर दी हो और बी ने सॉल्व नहीं करी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए ने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया हो लेकिन बी ने सॉल्व कर दिया हो। एक चांस ये भी बनता है कि दोनों ने ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ऐसी स्थिति में ए और दूसरी इवेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, या बी और ए का कॉम्प्लीमेंट, और ए और बी दोनों के कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट ही होते हैं। इस कारण से अब इस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों जो केसेस हैं एक बार में एक ही पॉसिबल है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटीज हैं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इनके सम के इक्वल। और यहां पर क्योंकि ये दोनों इवेंट्स ए और बी डैश, ए डैश और बी और ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, तो इसका मीनिंग हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी ए इंटू पी बी डैश या बी बार आप बोल सकते हैं, पी ए डैश इंटू पी बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं वन में से इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस करके। यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश या ए बार को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 - 1/2, जो कि 1/2 है। और इसी तरह से पी बी बार या बी डैश 1 - 1/3 ये 2/3। ये प्रोबेबिलिटीज हम यहाँ पुट कर देते हैं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मीनिंग होगा 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश यानी 2/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश ये भी 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/3, और इसी तरह से ये दोनों प्रोबेबिलिटीज भी हमें गिवन। जब भी आपको सॉल्व करना हो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो आप उसको सिंप्लीफाई बाद में करें। ऐसा करने से आपको हमेशा डिनोमिनेटर सेम मिलेगा। तो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं सभी जगह 6 है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम आराम से लिख देंगे कि 4/6 है या 2/3। ये तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका। अब इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ये अल्टरनेट मेथड आप कभी भी यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली आप ऐसा भी कर सकते थे, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसका मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। यही मीनिंग हुआ कि प्रॉब्लम तभी तो सॉल्व होगी जब कम से कम एक ए या बी में से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका हो। तो प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हैज सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो कम से कम एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू बी डैश से फाइंड की जा सकती है। तो यानी 1 माइनस, ये प्रोबेबिलिटीज हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, 1/2 इंटू 2/3। सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1 माइनस 1/3। और इस तरीके से भी आप अगर सॉल्व करते हैं तो भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। तो आप अब आगे से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। जब भी दो इवेंट्स हों, इंडिपेंडेंट हों, तो आप चाहे इस मेथड से सॉल्व करें या इस मेथड का इस्तेमाल करें, दोनों ही हमें सेम रिजल्ट देते हैं। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15th क्वेश्चन है हमारे पास, एक बार आप पढ़ लें उसको। फिफ्टींथ क्वेश्चन है कि वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। यानी जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हमें कार्ड्स के पैकेट में से कार्ड्स निकालने हैं और उसमें हमें ये कुछ इवेंट्स डिफाइन की हुई हैं। पहली इवेंट पहले पार्ट में है कि कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। एक कार्ड निकाला जाता है और वो स्पेड का कार्ड। अब एफ जो इवेंट है वो है कि कार्ड ड्रॉन इज एन एस। ये दो इवेंट फर्स्ट पार्ट में दी हुई हैं और हमें ये फाइंड करना है कि क्या ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि दो इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट कहते हैं अगर उन दोनों के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के बराबर होती है, यानी पी इंटू पी एफ होता है। तो यहां पर हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करते हैं। एक कार्ड निकाला जाता है और वो स्पेड का कार्ड हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी। आप जानते हैं जो पैक ऑफ कार्ड्स होता है उसमें स्पेड के 13 कार्ड्स होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 13/52 यानी 1/4। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा कि एक कार्ड ड्रा करा जाता है और वो एस हो। अब आप जानते हैं कि पूरे पैक में 4 एस कार्ड्स होते हैं, तो एस कार्ड को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 4/52 होती है, जिसे हम 1/13 भी लिख सकते हैं।
अब हम बात करेंगे कि ये ई इंटरसेक्शन एफ होगा क्या और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ई इंटरसेक्शन एफ का मीनिंग होगा कि एक कार्ड निकाला जाता है, वो स्पेड कार्ड भी हो और एस भी हो। तो आप ई इंटरसेक्शन एफ को अगर रीडिफाइन करें यहां पर, तो इसका मतलब होगा कि कार्ड इज एस ऑफ स्पेड। अब आप जानते हैं कि एस ऑफ स्पेड तो सिर्फ एक ही कार्ड है, ऐसा कार्ड जो एस भी हो और स्पेड भी हो, तो ऐसा सिर्फ एक ही कार्ड है। तो ई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रोबेबिलिटी है 1/52 है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो भी 1/4 इंटू 1/13 ही हमें मिलेगा, जो कि 1/52 होगा। दोनों सेम है। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितनी पीई और पीएफ का प्रोडक्ट। और इसका मतलब हुआ कि ये जो इवेंट्स हमें यहां पर दी गई हैं ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट में जो इवेंट ई है वो है कि कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक और एफ इवेंट का मतलब है कि कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। ये दो इवेंट्स हमें डिफाइन करके दी हुई हैं। ई का मतलब है कि कार्ड निकाला जाता है, कार्ड ब्लैक कलर का हो, और एफ का मीनिंग है एक कार्ड निकाला जाता है और वो किंग। ई इंटरसेक्शन एफ का मीनिंग यहां पर होगा एक कार्ड निकाला जाता है जो ब्लैक भी हो और किंग भी हो, यानी आप इसको लिख सकते हैं कार्ड ड्रॉन इज किंग ऑफ ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर का किंग होना चाहिए। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज को हम रीडिफाइन करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटीज को हम फाइंड करते हैं। देखते हैं ई की प्रोबेबिलिटी क्या है। ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं, पूरे 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड्स ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। तो ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी है 26/52, जो कि 1/2 लिखे जा सकते। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मीनिंग है कि कार्ड निकाला जाता है और वो किंग कार्ड हो। तो किंग आप जानते हैं 4 टोटल किंग्स होते हैं, 4/52, जिसे आप 1/13 लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद। अब ई इंटरसेक्शन एफ की बात करते हैं कि कार्ड निकाला जाता है वो किंग होना चाहिए, ब्लैक कलर का होना चाहिए। तो ब्लैक कलर वाले आप जानते हैं 2 किंग्स होते हैं, तो यानी फेवरेबल केसेस 2 हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है 2/52 यानी 1/26। तो यहां पर एक बार फिर देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ का प्रोडक्ट 1/2 इंटू 1/13, जो कि 1/26 आता है। यहां पर आप देख सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी और पीई और पीएफ का प्रोडक्ट दोनों ही 1/26 हैं। इसका मीनिंग हुआ कि यहां पर भी जो इवेंट्स ई और एफ हमें गिवन हैं वो दोनों भी इंडिपेंडेंट ही है। अब इसका हम पढ़ते हैं तीसरा पार्ट। ई इवेंट है कि एक कार्ड निकाला जाता है, कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन, या तो किंग हो या क्वीन, इनमें से कोई एक कार्ड होना चाहिए। एफ का मीनिंग है कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन और अ जैक।
तो आप पहले तो इनको समझें और उसके बाद हम ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें। ई का मीनिंग है कि कार्ड निकाला जाता है और वो कार्ड या तो किंग हो या क्वीन हो। एफ इवेंट का मतलब है कि जो प्लेइंग कार्ड्स का पैक है उसमें से कार्ड निकालें और वो कार्ड या तो क्वीन हो या जैक हो। अब ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है कि जो कार्ड आप निकाल रहे हैं किंग या क्वीन हो या क्वीन और जैक हो, इसका मीनिंग ये हुआ कि कार्ड ड्रॉन इज क्वीन। तो कार्ड जो हम निकालें वो क्वीन कार्ड हो, ये इंटरसेक्शन एफ का यहां मीनिंग। अब बात करते हैं ई की प्रोबेबिलिटी। जो फेवरेबल केसेस हैं, किंग्स 4 हैं, क्वींस भी 4 हैं, तो टोटल फेवरेबल केस 8। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 8/52। आप इसको 4 से भाग दे दें, 2/13 आप लिख सकते हैं। इसी तरह से एफ की जो प्रोबेबिलिटी है, यहां पर भी फेवरेबल केसेस 8 ही हैं, क्वीन और जैक। 4 क्वीन हैं, 4 जैक हैं, टोटल 8 फेवरेबल केसेस हैं। 8/52 यानी 2/13। ई इंटरसेक्शन एफ में हमें निकालना है क्वीन की प्रोबेबिलिटी। तो क्वींस 4 हैं, 4/52 यानी 1/13। अगर यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ का प्रोडक्ट करें तो 2/13 और 2/13 का प्रोडक्ट हमें करना होगा, जो कि 4/169 आएगा। लेकिन यहां पर ई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/13 है, यानी हम कह सकते हैं दोनों डिफरेंट हैं, दोनों सेम नहीं हैं। और दोनों सेम नहीं हैं तो हम कहेंगे ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं हैं। तो ये 3 हमारे पार्ट्स थे, तीनों हमने कर लिए हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। तो उस क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट आप पढ़ें इतने। सोलह क्वेश्चन है, इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। तो हम जो इंफॉर्मेशन है उसको एक बार लिख लेते हैं। 60% स्टूडेंट्स किसी हॉस्टल में हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 40% स्टूडेंट इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 20% स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ते हैं। अब उस हॉस्टल में से एक स्टूडेंट एट रैंडम सेलेक्ट कर लिया जाता है। अब हमें बताना है इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो जो स्टूडेंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना हिंदी न्यूज़पेपर पढ़े और ना ही इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़े। तो पहले तो हम इनको डिनोट कर लेते हैं कि लेट वी डिनोट द इवेंट एज ए कि सेलेक्टेड स्टूडेंट रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। इसी तरह से बी का मीनिंग यहां पर होगा, ये हम डिफाइन कर रहे हैं कि जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि जो स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया है, स्टूडेंट जो सेलेक्ट हमने किया है रीड्स बोथ न्यूज़पेपर, जो हिंदी के हों चाहे इंग्लिश के हों।
यहां पर गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का प्रोबेबिलिटी है कि 60% ऑफ द स्टूडेंट्स। आप परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। 60% का मतलब 60 डिवाइडेड बाय 100, यानी आप इसको 3/5 भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करें तो ये 40/100 है, जिसे हम 2/5 लिख सकते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है 20% ऑफ द स्टूडेंट्स, 20/100 यानी 1/5। तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और इसके बेसिस पर हमें 3 पार्ट्स को आंसर करना है। पहला पार्ट है कि एक स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया, ना वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़े ना इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े। प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर इंग्लिश न्यूज़पेपर नॉर हिंदी न्यूज़पेपर, नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। तो ये हम न्यूज़पेपर के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो सिंबलिकली हम इसको लिख सकते हैं कि ना ए और ना ही बी। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये एडिशन थ्योरम हमने पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा 1 माइनस 3/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5। तो यानी आपको 1 में से माइनस कर देना है 4/5। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी जिसमें वो स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो ना हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस 4/5 यानी 1/5। अब जो दूसरा पार्ट है उसमें हमें बताना है कि एक स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया है और वो जो स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया वो इस तरीके का स्टूडेंट है जिसके बारे में जानकारी है कि शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, तो किसी स्टूडेंट को हमने सेलेक्ट किया है, इसके बारे में इतनी जानकारी तो उपलब्ध है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर तो पढ़ती है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको बी फाइंड करना है और वो भी उस समय फाइंड करना है जब आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि वो स्टूडेंट जो सेलेक्ट की गई है हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, यानी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है बी की व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको बी की बतानी है। तो ये आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए होता है। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1/5 है और ए की प्रोबेबिलिटी 3/5 है। तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। ये दूसरा पार्ट। अब तीसरा जो पार्ट है उसमें हमें बताया गया है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि स्टूडेंट हम सेलेक्ट करते हैं और वो स्टूडेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करती है, शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो है कि एक स्टूडेंट को हमने सेलेक्ट किया है और उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर तो पढ़ती है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताएं कि वो हिंदी का भी न्यूज़पेपर पढ़ती होगी, यानी इस बार हमें बताना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए। तो ये प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है। 1/5 को डिवाइड करेंगे हम
यहाँ बी लिखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 2/5, तो 1/5 को 2/5 से डिवाइड कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा और ये आंसर होगा 1/2। अब ये जो हमारे डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे वो तो पूरे हुए, उसके बाद में 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं। तो पहले है 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन है तो 17th है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। एक पेयर ऑफ डाई को रोल किया जाता है और दोनों पर इवन प्राइम नंबर आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी। तो ए इवेंट हम मान लेते हैं, ए इवेंट का मतलब है ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन फर्स्ट डाई। पहले डाई को जब हम थ्रो करते हैं तो एक इवन प्राइम नंबर आ जाए, इस इवेंट को हम कह रहे हैं ए, और ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन सेकंड डाई। दो डाई को हम थ्रो कर रहे थे, इवेंट ए हमने कहा कि डाई को थ्रो करने पर इवन प्राइम नंबर आ जाए, इसे हमने कहा इवेंट ए, और दूसरे डाई पर इवन प्राइम नंबर आ जाए, इसे हमने कहा है बी। दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि पहले डाई पर क्या रिजल्ट आता है उससे दूसरे डाई के रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां पर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, और इसलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आप जानते हैं कि केवल एक नंबर ऐसा है जो प्राइम भी है और इवन है, और वो नंबर है 2। तो 2 किसी भी डाई पर आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/6 है, और इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 1/6 ही है, यानी 1/36 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। उसके बाद में 18th क्वेश्चन है कि दो इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब कहेंगे। दो इवेंट्स ए और बी आर इंडिपेंडेंट्स किस स्थिति में होंगे वो हमें बताना है। 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। इफ तो इसमें अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हों तो जरूरी नहीं है कि वो पहला ऑप्शन है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। एक और ऑप्शन हमें तीसरा दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर होंगी अगर इंडिपेंडेंट है। तो ऐसा भी नहीं होता है कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम हो। और इसी तरीके से अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 ही होता हो। एक ऑप्शन और बचता है जो बी ऑप्शन है, उसको हम चेक करते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो इनके नहीं होने की प्रोबेबिलिटीज 1 माइनस पी ए और 1 माइनस पी बी के प्रोडक्ट के बराबर है। तो ये जो ऑप्शन है इसलिए सही है कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ऐसी स्थिति में जो इनकी नेगेटिव प्रोबेबिलिटीज हैं ए डैश की और बी डैश की, ये दोनों इवेंट भी इंडिपेंडेंट ही होती हैं। और ऐसी स्थिति में पी ए डैश और पी बी डैश को इनके प्रोडक्ट के बराबर लिखा जा सकता है। इसका मीनिंग हुआ कि ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अगले लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे
जिसमें हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और बेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।